हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसे कि हमने कल रेशम का पार्ट 1 देखा था, आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आज हम रेशम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल पार्ट 1 में देखे थे, आप में से कितने लोगों को पार्ट 1 अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप में से जो नए हैं व्यूअर, वो जो नए लोग हैं वो देख रहे हैं, तो अगर वो होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सारे ही वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो रेशम के बारे में हमने कल देखा था कि रेशम प्राकृतिक जगत का प्राणिज रेशा होता है, रेशम प्रोटीन रेशा होता है। हम देख लेते हैं। कल हमने देखा था कि रेशम प्रोटीन रेशा होता है, प्रोटीन जगत का रेशा होता है, और प्रोटीन जगत के दो रेशे आते हैं, रेशम और ऊल होते हैं। पुराने समय में रेशम को कटेजा, पट, पीताम्बर, तसर, चिन्ह, पट, परवस्त्र कहते थे। कल चूँकि हमने इसको देख लिया है, तो आज हम इसे विस्तार से नहीं देख रहे हैं, बस आपको याद आ जाए आगे के कंटिन्यूसी के लिए इसे देखा जा रहा है। तो रेशम के कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है, और वो शहतूत के पत्ते को खाता है। शहतूत के पत्ते को मलमरी की पत्ती भी कहते हैं। रेशम के कीड़े का एज 2 माह या फिर 37 से 45 दिन होता है। और रेशम का कीड़े का जो स्टेप होता है वो होता है एक लार्वा प्यूपा एंड मोथ। और प्यूपा के स्टेज में जो हमें रेशम प्राप्ति होती है वो उच्च कोटि की होती है, और मोथ में हमें कटा हुआ रेशम प्राप्त होता है। रेशम का जन्मदाता चीन है। रेशम की रानी सी को कहते हैं। चीन ने रेशम की जानकारी लगभग 25,000 वर्षों तक छिपा के रखा था। और चीन के उत्पादन में रेशम के उत्पादन में चीन का प्रथम एंड भारत का द्वितीय स्थान है, एंड उपभोक्ता में भारत का प्रथम स्थान है। ये सब कल का है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आज फिर उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट अगर आप में से किसी को समझ में ना आए तो कहिएगा, मैं फिर कभी इस पर सारे एक ही साथ वीडियो बना दूँगी। और हमने क्या देखा था, रेशम के कीड़े का चरण देखा था, एग, लार्वा, प्यूपा एंड मोथ। तो जो एग होता है, एग को हम अंडा भी बोलते हैं, तो अंडे को 12 से 15 दिन तक हम नमी वाले स्थान पर रखते हैं, तो हमें 3 mm का लार्वा प्राप्त होता है। जो दूसरा स्टेप होता है लार्वा, वो 3 mm का प्राप्त होता है। यह अपने वजन के लगभग 38,000 गुना पत्ते खाता है, और ये 30 दिन तक पत्ते खाते रहता है। 30 दिन के बाद ये पत्ते खाना छोड़ देता है, और 30 दिन बाद इसकी हाइट जो होती है वो 10 mm की हो जाती है। और 30 दिन बाद इसके जो नाक के पास जो 2 छिद्र बने होते हैं, वहाँ से सेरोसिन और फाइब्रिन निकलने लगता है। सेरोसिन और फाइब्रिन निकलने लगता है। और सेरोसिन जो होता है वो सेरोसिन रेशम का गोंद होता है, और फाइब्रिन रेशम का प्रोटीन होता है। 30 दिन बाद लार्वा प्यूपा के स्टेज में चला जाता है। फिर वहाँ से जो सेरोसिन और फाइब्रिन निकलता है उसे अपने बॉडी पे लपेटने लगता है। लपेटते लपेटते वो कोकून बन जाता है। प्यूपा के स्टेज में कोकून 8 के आकार का बन जाता है, और जो प्यूपा होता है वो 8 के आकार में बन जाता है। और प्यूपा से ही हमें उच्च क्वालिटी की जो रेशम की प्राप्ति होती है, उच्च क्वालिटी की रेशम की प्राप्ति होती है। यहाँ तक हमने कल देखा था, हाँ यहीं पे है। और उसके बाद कीड़ा आता है, मोथ को हम कीड़ा भी कहते हैं। इससे हमें कटा हुआ रेशा प्राप्त होता है, क्योंकि कीड़ा कोकून को तोड़ के बाहर निकलता है, तो जब वो तोड़ता है तो उससे छोटा छोटा रेशा निकलता है, इसलिए उसको कटा हुआ रेशा कहते हैं। और जिन्होंने भी नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर वो वीडियो देखें, फिर जाके यहाँ आए। यहाँ आने के वहाँ देखने के बाद ही यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम आते हैं यहाँ स्टेप एंड प्रोसेस पे। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पे मैंने कल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना भूल गई थी। तो कीड़ा के मतलब मोथ। किस कीड़े को छोड़ दिया जाता है, अच्छा ये तो मैंने कल बताया ही था। चलिए हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ आज हम स्टेप देखेंगे, उसके प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्टिंग का अर्थ होता है छटाई करना, लंबाई, कलर एवं गुणवत्ता के आधार पर छांटना। लंबाई, कलर एवं गुणवत्ता के आधार पर शॉर्टिंग को छांटना होता है। और जो कीड़ा होता है ना, उसमें से जो हम हम इसको बाद में बताते हैं। हाँ, तो शॉर्टिंग का अर्थ होता है लंबाई के और गुणवत्ता के आधार पर छांट लेना। एंड नेक्स्ट होता है स्कोरिंग को यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सीटिंग हो गया है, बट यहाँ पे सॉफ्टिंग होगा। सॉफ्टिंग ऑफ सिरेसिन, मतलब कि सिरेसिन गोंद को छुड़ाकर रेशम प्राप्त किया जाता है, सिरेसिन और फाइब्रिन को।
और उसके बाद से आ जाता है ब्रशिंग। ब्रशिंग में हम क्या करते हैं, रेशम पे ब्रश करते हैं जिससे कि हमें पहली परत मिल जाए, और पहली परत मिलते ही हम उसे लपेटना शुरू कर देते हैं। ब्रशिंग हम उस रेशम की पहली परत को ढूंढने के लिए करते हैं। उसके बाद से आता है रीलिंग ऑफ फिलामेंट। रीलिंग ऑफ फिलामेंट में रीलिंग ऑफ फिलामेंट को मतलब होता है लपेटना, रेशम के पहले छोर को ढूंढ के फिर उसको किसी फ्रेश रील में लपेटना, जैसे कि हम धागे की गिट्टी यूज़ करते हैं ना सिलाई करने के लिए, ठीक वैसे ही होता है। वैसे ही हम रेशम को भी लपेट लेते हैं। फिर इसके बाद से आता है थ्रोइंग। थ्रोइंग मतलब होता है हल्की ऐंठन देना। फिर उसके बाद से आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में होता है धागा बनाना, मतलब कि कटाई करना। स्पिनिंग में धागा बनाया जाता है, जैसे कि धागा बनाने के लिए धागे की कटाई की जाती है। फिर आता है डिगमेनिंग। डिगमेनिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था यहाँ पे कि स्कॉरिंग। स्कॉरिंग में हम गोंद को छुड़ाते हैं ना, जो रेशम का गोंद होता है सिरेशिन, उस गोंद को छुड़ाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सिरेशिन गोंद। तो इसको छुड़ाने के लिए हम स्काउरिंग करते हैं और फिर दोबारा से लास्ट में एक बार और डिगमेनिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो बचा हुआ गोंद रहता है ना, उसे छुड़ाने के लिए हम डिगमेनिंग प्रोसेस करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो इससे रेशम के 20 से 30% भार जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग हम करते हैं धागे को वाइट कलर प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हम उस पर जो भी कलर करें वो उस पर अच्छे से दिखे, अच्छे से आ जाए। फिर आता है डाइंग। डाइंग में रंगाई करते हैं, प्रिंटिंग में छपाई करते हैं, एंड फिनिशिंग, ये आप सबको समझ में आता होगा। फिनिशिंग मतलब परिसज्जा करते हैं। और फिर वेटिंग प्रोसेस आता है सबसे लास्ट में। इसको भार या वज़न बढ़ाने के लिए करते हैं। भार या वज़न बढ़ाने के लिए हम लोहे या फिर एल्युमिनियम के चूड़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिल्क कितने प्रकार के होते हैं। तो सिल्क 2 प्रकार का होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं सिल्क कितने प्रकार का होता है। सिल्क 2 प्रकार का होता है। आप सबको पढ़ाने के लिए ना मैं पहले ही ये सारे नोट्स रेडी करके रखती हूँ कि क्या क्या बोलना है, जैसे कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको बोर फील ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। तो रेशम जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला स्वनिर्मित, पहला स्वनिर्मित और दूसरा उत्पादित। स्वनिर्मित जो होते हैं वो खुद से, मतलब कि उन्हें पालने के लिए हम स्ट्रगल नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं। और उत्पादित जो रेशम होते हैं उनके लिए हम मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो यही चीज़ खाएं, जैसे कि वो हम चाहते हैं वो शहतूत की पत्ती खाए। जैसे कि वो शहतूत की पत्ती खाएगा तो हमें अच्छे फ्रेश कोमल और चमकीला वाइट कलर का रेशम की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो कुछ भी खाता है और किसी भी वातावरण में रहता है, जैसे कि जिस टाइप के वातावरण सिल्क के लिए ज़रूरी होता है उस वातावरण में नहीं रहता है, तो उसके जो रेशे प्राप्त होते हैं वो अच्छे नहीं, मोटे खुरदुरे टाइप के रेशे प्राप्त होते हैं। चलिए ये हम देख लेते हैं। रेशम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वनिर्मित, दूसरा होता है उत्पादित। स्वनिर्मित रेशम को पहले देख लेते हैं। स्वनिर्मित रेशम को हम वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं। स्वनिर्मित रेशम को हम वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, वाइल्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। इसे जंगली रेशम भी कहते हैं। इसे उपजाया नहीं जाता, ये खुद से निर्मित होता है। यह जिस पेड़ पे जन्म लेता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर कोकून बन जाता है, और यह निम्न कोटि का रेशा होता है। ये निम्न कोटि का रेशा होता है। इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। देख लेते हैं है कि नहीं। अच्छा चलिए, स्वनिर्मित रेशम भी 3 प्रकार के होते हैं। रेशम 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वनिर्मित, एक उत्पादित। और अभी हम स्वनिर्मित रेशम को देख रहे हैं। स्वनिर्मित रेशम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूंगा, फिर तसर, फिर अरी। अरी को इरी रेशम, अरी को अरंडी रेशम, इरी रेशम और अरी रेशम, ये तीनों नाम से हम जानते हैं। तो स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम पहला मूंगा को देखते हैं। मूंगा रेशम या ओक के पत्ती को खाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि मूंगा रेशम मूंगा रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किस पेड़ की पत्ती को खाते हैं। तो मूंगा रेशम के जो कीड़े होते हैं, सबसे पहली बात कि उत्पादित रेशम हो या फिर स्वनिर्मित रेशम हो, ये सारे ही बॉम्बिक्स मोरी की कीड़े होते हैं, सारे ही बॉम्बिक्स मोरी कीड़े होते हैं, लेकिन इनका लालन पालन दूसरे तरीके से होता है। हाँ, तो हम क्या थे, स्वनिर्मित रेशम के पहले पे मूंगा रेशम या ओक की पत्ती को खाता है। इस रेशे में टैनिन होता है। टैनिन के कारण ही रेशम
यहाँ पे रे होना चाहिए लेकिन ऊपर रह गया है। टैनिंग के कारण ही रेशम का रंग बदलता है। टैनिंग जो होता है इसी के कारण रेशम का रंग बदलता है और टैनिंग के कारण ही येलो ब्राउन रंग का हो जाता है और इससे मिश्रित वस्त्र बनता है। जो स्वनिर्मित रेशम होते हैं उनका जो मूंगा रेशम होता है ये ओक का पेड़ के पत्तियाँ खाता है और टैनिंग के कारण इसका कलर येलो ब्राउन हो जाता है और इससे मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में और। दूसरा है टसर रेशम। टसर रेशम यह बबूल के पत्ते को खाता है, यह बबूल के पत्ते को खाता है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मूंगा रेशम के कीड़े कौन से पत्ते को खाते हैं, तो ओक के। और टसर रेशम के कीड़े किस पेड़ के पत्ते को खाते हैं, तो बबूल के पत्ते खाते हैं। यह बबूल के पेड़ पे पलते हैं। इसमें भी टैनिन होता है, मूंगा रेशम में भी टैनिन होता है और इसमें भी टैनिन होता है। मूंगा रेशम येलो ब्राउन होता है और ये भूरा रंग का होता है। इसे भी मिश्रित वस्त्र ही बनाया जाता है। मिश्रित वस्त्र का मतलब ये हो गया कि सिंपली सिर्फ इसको टसर रेशम को लेकर वस्त्र नहीं बनाया जाता है। मिश्रित रेशम जैसे कि अगर हम कॉटन के कपड़े में टसर रेशम सिल्क को मिला के जो कपड़े बनाते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरंडी को हम अरी रेशम भी कहते हैं। अरंडी के पत्ती को खाते हैं और इसका रंग मुलायम सफ़ेद और पीले रंग का होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है उत्पादित रेशम। जैसे कि हमने रेशम 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही देखा था, एक स्वनिर्मित एक उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम और अरंडी रेशम। अरंडी रेशम को हम इरी और अरी रेशम के नाम से भी जानते हैं और हम इन तीनों को देख चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं उत्पादित रेशम। उत्पादित रेशम को हम कल्टिवेटेड रेशम भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लपेटा रेशम और दूसरा कता हुआ रेशम। एक लपेटा रेशम और दूसरा कता हुआ रेशम। लपेटा रेशम की क्वालिटी की दृष्टि से रेशम सबसे उत्तम होता है और ये हमें प्यूपा के स्टेज से प्राप्त होता है। चलिए ये हम नीचे देख लेते हैं। लपेटा रेशम की क्वालिटी की दृष्टि से सबसे ही उत्तम रेशा होता है। जैसे कि हमने अंडे का स्टेज देखा था, एग, लार्वा, प्यूपा एंड मोथ। तो जो ये लपेटा रेशम की प्राप्ति होती है हमें प्यूपा के स्टेज से प्राप्ति होती है। प्यूपा के स्टेज में हम इसे प्राप्त करते हैं। गुणवत्ता के आधार पर हम इसे देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर तक होती है। इसकी चमक मजबूती काफ़ी अच्छी होती है। गुणवत्ता के आधार पर हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है, प्लस इसकी चमक और मजबूती भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी तनाव सामर्थ्य, प्रतिस्कंदता, प्रत्यस्थता का गुण भी विद्यमान रहता है। अब चलिए, कई लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो ये प्रतिस्कंदता होता है, कहाँ गए हम, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता। तो प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का गुण लपेटा रेशम में पर्याप्त होता है और प्रतिस्कंदता का हम इंग्लिश में इलास्टिसिटी एंड प्रतिस्कंदता को इंग्लिश में रेसिलेंसी कहते हैं। प्रतिस्कंदता या फिर इलास्टिसिटी को हम लंबाई में अगर खींचते हैं, जैसे कि याद करने के लिए हम लंबाई यूज कर सकते हैं कि लंबाई प्रतिस्कंदता लंबाई, प्रतिस्कंदता लंबाई, प्रति लंबाई ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो जो प्रतिस्कंदता होता है इसको लंबाई में जब हम खींचते हैं तो यह खींचने के बाद पूर्व अपनी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। यही क्वालिटी प्रतिस्कंदता को प्रदर्शित करती है। इसे इंग्लिश में रेसिलेंसी भी कहते हैं। अब बचा प्रत्यास्था को हम दबाव से याद कर सकते हैं कि प्रति दबाव, जैसे हम प्रति लंबाई याद कर रहे हैं वैसे ही प्रत्यय दबाव याद कर सकते हैं, प्रत्यय दबाव। और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, ऐसे में भी स्थान पे दबाव डालते हैं, ऐसे कुछ करके हम याद कर सकते हैं। तो प्रतिस्कंदता को हम इंग्लिश में रेसिलेंसी कहते हैं और प्रत्यास्था को हम इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। अभी हमने प्रत्यास्था देखा था ना, प्रत्यास्था को हम लंबाई में खींचते हैं और पूर्व अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है, इसे प्रत्यास्था कहते हैं। एंड प्रतिस्कंदता को पे अगर हम दबाव डालते हैं और दबाव छोड़ने के बाद वो पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है तो उसे हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं आगे।
इसके जो रंग होते हैं सफ़ेद क्रीम कलर का होता है। इसका जो रंग होता है सफ़ेद क्रीम कलर का होता है। इसका रंग सफ़ेद क्रीम कलर का होता है। और लपेटा रेशम को फिलामेंट या फिर मीटर में काउंट करते हैं। लपेटा रेशम को ही नहीं, रेशम की कोई भी क्वालिटी हो, हम उसका मापन हमेशा मीटर में करते हैं। यहाँ पे ये इसलिए डाला गया है ताकि आपको बताया जा सके और मुझे भी थोड़ा याद आ सके कि मुझे ये बताना है। तो लपेटा रेशम या फिर किसी भी रेशम को हमेशा ही हम मीटर में मापन करते हैं। जिस भी चीज़ का फिलामेंट में मापन होता है उसे का मीटर में मापन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। लपेटा रेशम में हमें ऐंठन कम देना पड़ता है। अब आया कता रेशम। कता रेशम को स्पन सिल्क भी के नाम से भी जाना जाता है और ये हमें मोथ के स्टेज से प्राप्त होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। कहाँ गए? अभी हमने देखा था कि प्यूपा के स्टेज से हमें लपेटा रेशम प्राप्त होता है और मोथ के स्टेज से हमें कता हुआ रेशम प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं कैसे प्राप्त होगा। जैसे कि ये कोकून है और कोकून के अंदर ये कीड़ा है। मेरी आर्ट थोड़ी ख़राब है। कोकून के अंदर ये कीड़ा है। अब ये कीड़े की साइज़ बहुत बड़ी हो गई और ये कोकून में रह नहीं सकती है, तो कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जब निकलने की कोशिश करती है तो कोकून को तोड़ देती है। जब ये कोकून को तोड़ देगी तो ये आधे आधे हो जाएंगे और इससे छोटे छोटे रेशे प्राप्त होते हैं। तो इसे ही हम कता रेशम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोकून को तोड़कर बाहर निकलता है, इसे हमें कता रेशम प्राप्त होता है। और कते हुए रेशम में हमें ऐंठन देना पड़ता है। ऐंठन क्यों ज़्यादा देना पड़ता है? क्योंकि इसके रेशे छोटे छोटे होते हैं और इन रेशों को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें गांठें बनानी पड़ती है, इसी से हमें ऐंठन ज़्यादा देना पड़ता है। इसकी गुणवत्ता लपेटा रेशम से कम होती है। इसका रंग पीला भूरा होता है। और कुछ जो लिस्ट थे ना उसको मैंने ऐड नहीं किया था जानबूझ के। एक्चुअली टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इससे छोटा नहीं हो पाएगा। चलिए हम साइड में करके देख लेते हैं। हाँ, तो फिर और हमें रेशम के बारे में क्या जानना था? कल मैं कुछ चीज़ें बताना आपको भूल गई थी जो कि लास्ट में मुझे बताने थे। कीड़ा, कुछ कीड़े को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि जब मोथ के स्टेज में रहता है तो हम कुछ कीड़े को मोथ के स्टेज में जाने के लिए इसलिए छोड़ देते हैं जिससे कि कीड़ा फिर से हमें अंडा देगा और अंडे से फिर से हमें वही प्रोसेस चालू होगा, एग लार्वा प्यूपा कीड़ा वाला। एंड वस्त्रों की देवी भी हम रेशम को कहते हैं, ये शायद मैं बताया था आपको। और रेशमी वस्त्र किसके लिए रेशमी वस्त्र एक होता है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है रेशमी वस्त्र? तो गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा एवं वैभव का सूचक होता है। रेशमी वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा एवं वैभव का सूचक होता है। एंड रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एंड भारत में जो रेशम का उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ होता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मैसूर व गुजरात में किया जाता है। एंड भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर पूछे कि भारत में रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो हम बोलेंगे कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगर भारत में पूछे कि रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो हम बोलेंगे कर्नाटक में। जगह नहीं बच रही। कर्नाटक।
और फिर रेशम के फिलामेंट में मापन करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और कुछ और भी है, जैसे कि कतार रेशम और लपेटे रेशम में अगर डिफरेंसेस करने हो तो हम ऐसे भी, जैसे कभी कभी मिलान में दे देता है, तो ये मैं बता देती हूँ कि लपेटा रेशम, जैसे कि हमने देखा था कि लपेटा रेशम पीपा के स्टेज से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कतार रेशम मोथ के स्टेज से प्राप्त किया जाता है। लपेटा रेशम 3 से 1800 मीटर लंबी प्राप्त होती है, और कतार रेशम इसमें कटे फटे टूटे रेशे प्राप्त होते हैं, टूटे रेशे प्राप्त होते हैं। एंड इसका मापन मीटर में किया जाता है, और सिल्क कता हो या फिर लपेटा, दोनों का मापन हमेशा मीटर में ही किया जाता है, दोनों का मापन हमेशा मीटर में ही किया जाता है। और इसका लपेटे रेशम का जो कलर होता है वो सफ़ेद क्रीम रंग का रेशा होता है, एंड कता हुआ रेशम का जो कलर होता है वह भूरे कलर का होता है। एंड उच्च कोटि का रेशम हमें लपेटा रेशम से प्राप्त होता है, एंड उच्च कोटि का रेशम हमें लपेटा रेशम से प्राप्त होता है, एंड निम्न कता हुआ रेशम निम्न कोटि का होता है। और इसमें लपेटे रेशम में ऐंठन कम देना पड़ता है, एंड कता रेशम में ऐंठन ज़्यादा देना पड़ता है। एंड लपेटा रेशम इसमें प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता का गुण विद्यमान रहता है, एंड इसमें प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता का गुण कम होता है लपेटे रेशम से। इससे लपेटे रेशम की हम लच्छियाँ बना सकते हैं, लच्छियाँ बना लेते हैं, लेकिन कता हुआ रेशम की हम लच्छियाँ नहीं बना पाते। रेशम के प्रोटीन का नाम फाइब्रिन है, और फाइब्रिन में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। फाइब्रिन में 4 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, फाइब्रिन में 4 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। फाइब्रिन में 4 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। और वो चारों प्रकार कौन सा है, तो पहला है ग्लाइकोल 36%, एलेनाइन 21%, क्यूशाइन 1.5% एंड टायरोसिन 10% पाए जाते हैं। एंड विशेषता के तौर पे हम इसे देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक विशेषता पे, तो ये सारे ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए, लेकिन फिर एक बार बता देती हूँ। तो जो इसकी विशेषता होती है, जैसे कि संगठन में हम देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की विद्यमानता प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से डिफरेंट करती है, चूँकि ये प्रोटीन रेशा है इसलिए इसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। एंड प्रोटीन, सिल्क के प्रोटीन का नाम फाइब्रिन है, एंड गोंद का नाम सेरेशिन है। इसकी लंबाई 300 से 1800, अभी हम भौतिक विशेषता देख रहे हैं, इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर लंबाई होती है। प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है। प्रत्यास्था में प्रथम स्थान पर ऊल है। अगर आपसे कभी ये पूछें कि प्रत्यास्था में प्रथम स्थान पे कौन सा है, कल जैसे हमने कंपेयर करके देखा था ना, इसलिए आज भी कंपेयर कर रहे हैं। अगर कभी क्वेश्चन बने और ऐसा पूछा जाए कि प्रत्यास्था में प्रथम स्थान पे कौन से रेशे आते हैं, तो सबसे पहले आता है ऊल, उसके बाद से आता है रेशम। रेशम को 300 फ़ारेनहाइट डिग्री पे अगर हम गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है, एंड गर्मी में ये उपयुक्त नहीं होता है। रेशम सिल्क ताप का कुचालक होता है, और ताप का कुचालक होता है, इसमें चमक ज़्यादा होती है। सिल्क की रेशे की संरचना दोहरी होती है। दोहरी क्यों होती है, जो रेशम का जो कीड़ा होता है इसके नाक के पास 2 छिद्र बने होते हैं, जिससे कि एक से सेरेशिन गोंद निकलता है, एंड फाइब्रिन प्रोटीन निकलता है, और इन दोनों को ही ये अपने ऊपर लपेटते जाता है, और ये दो लाइनों में लपेटता है, इसलिए इसकी संरचना दोहरी होती है। एंड इसमें रबड़ एवं घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है, और जलने पे ये बालों की जैसी बुदबुद देती है, क्योंकि बाल भी प्रोटीनी रेशा है। बाल के प्रोटीन का नाम केरोटीन होता है। बाल हो, ऊन हो और रेशम हो, ये सारे ही जलने पे एक जैसी बदबू देते हैं। ये तो हमने भौतिक विशेषता देख ली। अब हम इसकी रासायनिक विशेषता के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक विशेषता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है। रासायनिक विशेषता के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक विशेषता में अम्ल का प्रभाव इस पे बुरा पड़ता है, जैसे कि रेशम पे अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। और कौन से अम्ल, खासकर जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन सब का बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड
ये इस पे कम क्षारीय कम अम्लीय का अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम अम्लीय का अच्छा प्रभाव इसलिए कहा जाता है कि जब हम रेशम के रेशे को कलर करते हैं ना, तो कलर करते टाइम हम उस पर अम्लीय कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अम्लीय रंग ही रेशम पे चढ़ता है। तो कम अम्ल का अच्छा प्रभाव पड़ता है। एंड अम्ल के बुरे प्रभाव से रेशे जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। एंड क्षार का अच्छा प्रभाव पड़ता है। एंड दाग धब्बे छुड़ाने के लिए रेशम के कपड़े पे हम क्षार का ही प्रयोग करते हैं। अभी मैंने जैसे कि बताया कि रेशम पे अम्लीय कलर ही चढ़ता है, इसलिए हल्का अम्ल इसके लिए सही रहता है। पक्के रंग करते हैं, और रेशम पे हम जब भी करते हैं तो पक्के रंग करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच अच्छा रहता है, जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था स्टेप में कि हम ब्लीचिंग करते हैं, किस लिए करते हैं, सफ़ेद रेशे की प्राप्ति के लिए, उसका कलर सफ़ेद हो जाए ताकि हम इस पर जो भी कलर चढ़ाएं वो अच्छे से खिले। तो इसीलिए हाइड्रो पेरोक्साइड ब्लीचिंग अच्छी रहती है रेशम के लिए। चूँकि रेशम पे पसीने का प्रभाव कैसा पड़ता है, तो पसीने का प्रभाव पूरा पड़ता है। एंड अगर पूछे कभी भी कि प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तो वो सिल्क ही होता है। एंड प्राकृतिक जगत का ऐसा कौन सा रेशा है जिसका मापन फिलामेंट में किया जाता है, तो वो भी रेशम ही होता है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिल्क से बचे हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जूट को लाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।